हाय गाइस, आज हम बात करेंगे डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस के बारे में। ये एक ऐसी चीज है जिससे हर जिम गोअर कहीं ना कहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जरूर सफर करता है। और कुछ जिम गोअर्स जो हैं वो परपेचुअली सफर करते हैं इससे, यानी कि सारा टाइम उनकी मसल्स सोर ही रहती हैं। तो लिफ्ट हैवी का कॉन्सेप्ट हम सबको पता है कि भार ज्यादा उठाएं, ज्यादा मसल फाइबर्स को हम फाड़े और ज्यादा मसल ग्रोथ अचीव करें। लेकिन जब हम वो माइक्रो टीयर्स अपनी मसल में क्रिएट करते हैं तो हमारी मसल में दर्द होता है और ये हमारी वर्कआउट फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करता है। आज बाइसेप मारनी थी तो पूरा जोर लगा के बाइसेप मारी और इतनी जोर से मारी कि अब चम्मच नहीं उठ रहा घर जाके, इतनी दर्द हो रही है। तो क्या करा जाए, क्योंकि इसके बाद आप अगले दिन अपर बॉडी का वर्कआउट तो भूल ही जाओ, कोई वर्कआउट नहीं कर सकते आप। बाइसेप तो हर वर्कआउट में कहीं ना कहीं यूज होगी। तो इंस्टेड ऑफ गेनिंग मसल, आपने मसल सोरनेस की वजह से एक अपना जिम डे लूज कर लिया। कुछ लोगों ने 2 या 3 दिन लूज कर लिया, इतने ही सोर हो गई मसल। तो इसका क्या इलाज है? जिम के बाद हम ऐसा क्या करें कि मसल में दर्द ना हो? तो किसी की भी अगर मसल में जिम के वर्कआउट के बाद दर्द होने लगता है, सबसे पहली चीज जो उनका ट्रेनर कहता है, बेटा ऐसे कर ले या ऐसे कर ले। किसी ना किसी तरह की स्ट्रेचिंग जरूर एडवाइस करेगा उसका ट्रेनर। तो मसल स्ट्रेचिंग क्या एक्चुअली हेल्प करती है मसल सोरनेस के लिए? ये मैं आपके सामने काफी रिसेंट स्टडी रख रहा हूं। तो इसकी पब्लिश होने के बाद ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से चेंज हो गया। सबको लगता है कि हम एक्सरसाइज से पहले और बाद में जब स्ट्रेचिंग करेंगे तो हमारी फेशिया स्ट्रेच होगी। फेशिया वो लेयर होती है जो मसल के ऊपर होती है, तो मसल सोरनेस कम होगी। मसल्स के अंदर हम लैक्टिक एसिड बिल्डअप को रिलीज करेंगे तो मसल सोरनेस कम होगी। ये सारी चीजें थ्योरेटिकली और कॉन्सेप्चुअली बहुत सेंस बनाती हैं, लेकिन स्टडी के मुताबिक क्लिनिकली सिग्निफिकेंट रिलीफ नहीं मिला आपको डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस या इमीडिएट मसल सोरनेस से भी ड्यू टू स्ट्रेचिंग। तो फिर क्या करा जाए? सबसे इफेक्टिव तरीका, ये आपके सामने एक और स्टडी रख रहा हूं मैं, इसको हम बोलते हैं फोम रोलिंग। आप देखेंगे अपने जिम में कोने में ये फोम रोलर्स हर जिम में पड़े होते हैं और इसको कोई यूज नहीं करता। इसका पर्पस क्या है, क्यों पड़े होते हैं? फोम रोलर्स जो है एक चीज करते हैं जिसको हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं सेल्फ मायोफेशियल रिलीज। यानी आप अपने आप ही अपनी मसल यानी मायो और फेशिया यानी फेशियल, अपने आप ही मायोफेशियल रिलीज आप प्रोक्योर कर पा रहे हैं, अपने आप ही आप ऑब्टेन कर रहे हैं मायोफेशियल रिलीज। जो आपकी मसल साइट आपने जिस पे काम किया है, जहां पे आपको सोरनेस है, उसको आप रोलर पे यूज करें। और ये रोलर अगर आपके जिम में नहीं भी है तो आप अमेजोन से या कहीं से ले सकते हैं। 700-800 रुपए के अंदर ये रोलर आता है, तो कोई बहुत महंगी चीज भी नहीं है। एंड इट इज प्रूवन टू रिलीव ऑल काइंड ऑफ मसल सोरनेस आफ्टर वर्कआउट। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू रिलीव मसल सोरनेस। आपके दो मेन एम होने चाहिए फोम रोलिंग करते हुए। एक तो आप उन स्पॉट्स को टारगेट करें जहां पे आपको सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है, और दूसरा होता है आप मायोफेशियल रिलीज के साथ साथ अपने जॉइंट्स और मसल्स की मोबिलिटी भी बढ़ाते हैं। आप स्ट्रेच भी उसको प्रोवाइड करते हैं, उसकी एक्टिवेशन फाइबर की बढ़ाते हैं। सोर स्पॉट्स पे काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसी को लेके बैठ जाए। कई लोग जो फोम रोलर्स का यूज करते भी हैं, उनको अगर बोला जाए कि ये सोर स्पॉट है, इस पे ध्यान देना है, तो वहीं पे दबा के वो 2 मिनट 3 मिनट बैठ जाएंगे, 5 मिनट बैठ जाएंगे। उससे नुकसान होगा। मैक्सिमम आपको एक सोर स्पॉट पे सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड से ज्यादा नहीं कंसंट्रेट करना है। अगर आपका फुल बॉडी आपने फोम रोलर वर्कआउट कर लिया है, स्ट्रेचिंग कर ली है, रिलीज हो गया है, उसके बाद आप रिविजिट कर सकते हैं उस स्पॉट को। नहीं तो 30 सेकंड से ज्यादा एक सिंगल स्पॉट पे फोम रोलर का यूज नहीं किया जाता है। अब दूसरा तरीका क्या है मसल सोरनेस कम करने का? अगर कहीं पे भी चोट लगती है, सबसे पहली चीज क्या करते हैं घर वाले? बेटा फ्रिज से बर्फ उठा के चोट पे बर्फ लगा ले। किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर मैं एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं उसमें से आधे से ज्यादा पेशेंट यही होते हैं कि जी यहाँ चोट लग गई, यहाँ सूजन आ रही है, यहाँ स्प्रेन है, यहाँ स्वेलिंग है। सबसे पहली चीज जो एडवाइस करी जाती है होती है कोल्ड कंप्रेशन, यानी कि बर्फ की सिकाई। पहले 2 दिन के लिए कोल्ड कंप्रेशन हमेशा दिया जाता है चोट के बाद। और मसल सोरनेस किस वजह से हो रही है? माइक्रो टीयर्स की वजह से हो रही है। माइक्रो टीयर्स, माइक्रो रप्चर्स जो आपकी मसल में हो रहे हैं, मसल फाइबर में, वो क्या है? वो भी एक तरीके की इंजरी ही है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी मसल में। उस इंजरी में भी एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा जो सिमिलर होगा बाकी किसी इंजरी की तरह। तो उसको भी रिलीफ करने का सबसे बढ़िया तरीका है कोल्ड। लोगों को देखा होगा आपने, एक्सरसाइज करने के बाद स्टेटस डाल देते हैं। हमारे जो एक्टर लोग होते हैं या बड़े बड़े बॉडी बिल्डर होते हैं, ये एक्सरसाइज करने के बाद बर्फ से भरे बाथ टब में घुस जाते हैं।
या फिर ठंडा शावर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे वजह यही है कि आप कोल्ड कंप्रेशन देते हैं अपनी मसल को। अपनी मसल्स को आप 11 से 15 डिग्री के टेम्परेचर के बीच में अगर 10 से 15 मिनट के लिए रखें, ये आपके सामने मैं स्टडी दिखा रहा हूं आपको, 11 से 15 डिग्री का टेम्परेचर मैक्सिमम 15 मिनट के लिए अगर आप ले लें एक ठंडा शावर, तो ये आपकी सारी मसल्स को रिलीव कर देता है। लेकिन मैं इस स्टडी से इसमें एक खतरा है जो मेंशन नहीं है, जो एज अ मेडिकल प्रोफेशनल मेरे दिमाग में आता है, जिसको हम बोलते हैं वेसोवेगल शॉक। आपने एकदम से अपनी बॉडी गर्म कर दी और आप एकदम से ठंडे पानी में जाएंगे तो आपको, हमारी जो वेगस नर्व होती है जो हमारी हार्ट बीट, हार्ट रेट को कंट्रोल करती है, आपने देखा होगा अगर कोई बहुत ठंडे पानी में एकदम से कूद जाए तो हार्ट रेट एकदम से बढ़ जाता है। और कई लोग एकदम से बहुत ठंडे पानी में कूदने की वजह से मर भी जाते हैं। वो ड्राउनिंग की वजह से नहीं मरते, वो मरते हैं वेसोवेगल शॉक की वजह से। तो इस चीज को मैं जरूर बोलूंगा, ध्यान में रखिए कि अगर आपकी बॉडी बहुत गर्म है, आप जस्ट वर्कआउट करके आए हैं, तो एकदम से ठंडा शावर ना लें। और अगर ले भी तो मेंटेन रखें, 15 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए पानी का। और शुरुआत में मुश्किल लगेगा जरूर, तो 1 से 2 मिनट के शावर से शुरू करें, उसके बाद धीरे धीरे अपनी टॉलरेंस बढ़ाएं। एकदम से ठंडे शावर में कूदना मैं एडवाइस नहीं करूंगा। तीसरे नंबर पे आता है ईट राइट। आपको हमेशा अपने मैक्रोज और माइक्रोज कंट्रोल में रखने हैं। एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, ये मैं हर वीडियो में बताता हूं। और प्रोटीन आपकी मसल को चाहिए रिकवरी के लिए, ये आपको हर जिम ट्रेनर बताएगा। तो अपने एमिनो एसिड्स, अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फ्रूट्स, 1 कप ऑफ फ्रूट्स मिनिमम हर डे आपको चाहिए। ईपीए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ईएचए और डीएलए, ये 4 चीजें बहुत जरूरी होती हैं आपकी मसल की रिकवरी के लिए। ये आपको बादाम में मिलेंगी, आपको व्हाइट मीट्स में मिलेंगी जैसे कि फिश हो गई, ये आपको अंडों में मिलेंगी, अखरोट में मिलेगी, एवोकाडोज में मिलेंगी। बहुत जरूरी होती हैं ये चीजें मसल रिकवरी के लिए। तो आप मेंटेन करें ये सारी चीजें जो है इन्फ्लेमेशन को तो आप अपनी डाइट मेंटेन करें तो आप इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं सिर्फ अपनी डाइट की हेल्प से। और फ्राइड फूड्स, फैटी फूड्स, इवन तला हुआ मीट, ये सारी चीजें इन्फ्लेमेशन बढ़ाएंगी। कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, प्रोसेस शुगर हो गई, जंक फूड बेसिकली जितना भी है, ये आपकी मसल सोरनेस बढ़ाएगा, ये इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। तो इनसे दूर रहें वर्कआउट के बाद। चौथा तरीका है यू हैव टू स्टे एक्टिव। आई नो सुनने में ये जरूर थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि अभी मसल में दर्द हो रही है, अभी हम उस पर एक्टिविटी कैसे कर दें। मेरा एक्टिव रहने से ये मतलब नहीं है कि अगर बाइसेप में दर्द हो रही है तो बाइसेप से वेट उठाओ। एक्टिव रहने से मेरा मतलब है कि आपकी अगर अपर लिम्ब की आपने एक्सरसाइज करी है, मान लीजिए आपके बाइसेप या ट्राइसेप में पेन है, आपके शोल्डर में पेन है, तो आज आप लेग्स मारें, लेकिन अपनी पूरी बॉडीली एक्टिविटी को ना छोड़ें। और अगर आप अपनी अपर बॉडी को यूज कर भी रहे हैं तो बहुत लाइट वेट के साथ यूज करें। आप वॉल की सपोर्ट के साथ पुशअप्स मारें। इस तरीके से आप उस मसल को ब्लड फ्लो दे रहे हैं, उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं और उसको न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं जो उसको रिक्वायर्ड हैं अपनी रिपेयर के लिए। आप बिल्कुल अगर बिस्तर पे लेट जाएंगे, आप बिल्कुल ही उस मसल को यूज नहीं करेंगे, उसको गर्म नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे कि रिकवरी में टाइम ज्यादा लगता है। आपने देखा होगा अगर आपने बहुत हैवी बाइसेप मारी है और आपका बाइसेप का टेंडन दर्द कर रहा है, आप अगर वेट करें, बिल्कुल ही एक्सरसाइज ना करें, तो आपको लगभग 2 से 3 दिन लग जाते हैं उस बाइसेप टेंडन का दर्द खत्म होने में। लेकिन अगर आप अगले दिन जाके ट्राइसेप कर लें या अगर आप हल्का हल्का वेट उठा के कोई भी अपर बॉडी का पार्ट करें, तो आपको बाइसेप में रिलीफ मिलेगा। और 5वां और आखिरी तरीका है हीट, यानी कि गर्मी। मुझे पता है मैंने ठंड बोला था, लेकिन अब मैं गर्म बोल रहा हूं। दोनों में फर्क क्या है? जब इमीडिएट चोट लगती है तब बर्फ की सिकाई करते हैं। जब दर्द को होते होते 2 से 3 दिन हो जाते हैं तब आप उस पर बर्फ नहीं लगाते हैं, तब आप उस पर गर्म पानी का सेक देते हैं। उसको हम बोलते हैं मेडिकल भाषा में हॉट फोमेंटेशन। 2 से 3 दिन हो गए हैं और तब भी आपकी मसल सोरनेस नहीं रिलीव हुई है, तो आप स्टीम या सोना का यूज कर सकते हैं और गर्म सिकाई कर सकते हैं। उससे हॉट वाटर बॉटल एक आती है, उससे सिकाई कर सकते हैं, उससे आपको मसल सोरनेस में रिलीफ मिलेगा। लेकिन आप ये इमीडिएटली नहीं काम कर सकते। अगर आपने मसल आज ही एक्सरसाइज करी है, उसमें आज ही सोरनेस है, तो आपको कोल्ड टेम्परेचर का यूज करना है। अगर आप हॉट टेम्परेचर का यूज करेंगे तो उसमें इन्फ्लेमेशन आप बढ़ा देंगे। आप कुछ नहीं करेंगे वो बेटर है, लेकिन अगर आप अपने इमीडिएट मसल एक्सरसाइज के बाद अपने उस पर गर्म सिकाई कर दी तो वो नुकसान ज्यादा करेगा फायदे के। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए हों। अगर आपको मसल सोरनेस से रिलेटेड या और भी कोई फिटनेस से रिलेटेड क्वेरी है, आप जरूर पूछिए नीचे। मैं पूरी कोशिश करूंगा पर्सनली हर कमेंट का जवाब देने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मेक इंडिया फिट टुगेदर।